ईसा पूर्व 216 की एक दोपहर एक सेनापति प्राचीन युद्ध के सबसे रक्तरंजित दिन में 50,000 से 70,000 के बीच रोमन सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। वो रोमन नहीं है, वो किसी साम्राज्य का शासक नहीं है, वो एक कार्थिजिनियन है जिसने बचपन में रोम को तबाह करने की खून की कसम खाई थी। अब वो अपने युग की सबसे महान सैन्य शक्ति के साथ दक्षिणी इटली में खड़ा है। उसका नाम है हैनिबल बारका। सालों पहले उसके पिता हैमिलकर बारका ने कार्थेज में एक बलि की वेदी पर बालक का हाथ रखा था। उस बच्चे ने देवताओं के सामने रोम के खिलाफ शाश्वत घृणा की शपथ ली थी। यही शपथ आगे चलकर इतिहास की हर घटना को नया आकार देती है। यही शपथ दशकों और महाद्वीपों के पार एक परिवार के जुनून को जन्म देती है। यही एक सेना को यूरोप के सबसे खतरनाक पहाड़ों के पार भेजती है। हैनिबल जो भी युद्ध लड़ता है, उसकी जड़ें खून से किए गए उस वादे में छिपी हैं। रोम और कार्थेज के बीच पहले ही एक विनाशकारी युद्ध हो चुका है। पहला प्यूनिक युद्ध ईसा पूर्व 241 में कार्थेज की हार और अपमान के साथ समाप्त होता है। रोम पहले सिसिली पर कब्जा करता है, फिर कार्थेज के विद्रोह के दौरान सार्डिनिया और कोर्सिका को भी छीन लेता है। ये हार कार्थेज की यादों में गहरे जख्म छोड़ जाती है। एक गौरवशाली सभ्यता क्या करती है जब उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी उसके इलाकों को एक एक करके चुरा लेता है। बारका परिवार इसका जवाब स्पेन में दशकों तक अपनी शक्ति का आधार बनाकर देता है। हैमिलकर बारका ईसा पूर्व 228 में युद्ध के दौरान डूबने से पहले आइबेरियन प्रायद्वीप के बड़े हिस्से को जीत लेता है। उसका दामाद हस्द्रुबल कूटनीति और बस्तियों के माध्यम से इस काम को जारी रखता है। जब ईसा पूर्व 221 में हस्द्रुबल एक हत्यारे की तलवार का शिकार होता है, तो सेना 25 वर्षीय हैनिबल की ओर मुड़ती है। उसे विरासत में एक अनुशासित, वफादार फौज और रोम के खिलाफ अपने पिता का अधूरा युद्ध मिलता है। युवा कमांडर समय बर्बाद नहीं करता। हैनिबल ईसा पूर्व 219 में 8 महीने की घेराबंदी के बाद रोम के सहयोगी शहर सगुंटम पर कब्जा कर लेता है। रोम मांग करता है कि कार्थेज तुरंत अपने युवा सेनापति को सौंप दे। कार्थेज मना कर देता है। दूसरा प्यूनिक युद्ध शुरू होता है। क्या रोम उस विनाश के पैमाने की कल्पना कर सकता है जो एक अकेला व्यक्ति अगले 17 वर्षों तक पूरे भूमध्य सागर में मचाने वाला है? कोई भी पक्ष नहीं समझ पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। मार्च की शुरुआत ईसा पूर्व 218 के अंत में स्पेन के न्यू कार्थेज से होती है। हैनिबल अपनी विशाल सेना को पायरिनीज पहाड़ों के पार ले जाता है और रास्ते में शत्रुतापूर्ण गौलिक जनजातियों से लड़ता है। जब वह दक्षिणी गौल में प्रवेश करता है, तो निरंतर युद्ध और पलायन के कारण उसकी सेना पहले ही कम हो चुकी होती है। रोमन कमांडरों को उम्मीद थी कि वह समुद्र के रास्ते आएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह आल्प्स पार करने की कोशिश करेगा। पतझड़ के मौसम में आल्प्स को पार करने में लगभग 15 दिन लगते हैं। बर्फ ने संकरे पहाड़ी रास्तों को ढक लिया है। हाथी बर्फ पर फिसलकर खाइयों में गिर जाते हैं। पहाड़ी जनजातियां ऊपर से सेना के काफिले पर बड़े-बड़े पत्थर लुढ़काती हैं। ऊंचाई पर कड़कड़ाती रातों में सैनिक जमकर मर जाते हैं। जमे हुए चट्टानों पर अपनी सेना को मरते देख कितने सेनापति वापस लौट जाते। हैनिबल लगभग 26,000 जीवित सैनिकों और मुट्ठी भर हाथियों के साथ पो घाटी में निकलता है। उसने अपनी आधी सेना सिर्फ पहाड़ों में ही खो दी है। फिर भी जो बचे हैं वे बेहद कठोर और अनुभवी हो चुके हैं। उन्होंने असंभव बाधा को पार कर लिया है। रोम की कोई भी सेना उत्तरी इटली में इंतजार नहीं कर रही थी, क्योंकि किसी भी रोमन रणनीतिकार ने आक्रमण के इस रास्ते का अनुमान नहीं लगाया था। पहली भिड़ंत ईसा पूर्व 218 के दिसंबर में ट्रेबिया नदी पर होती है। हैनिबल रोमन कॉन्सल सेम्प्रोनियस को सुबह की कड़कड़ाती ठंड में नदी पार करके हमला करने के लिए उकसाता है। छिपी हुई कार्थेजिन घुड़सवार सेना रोमन टुकड़ियों के किनारों पर हमला करती है। इस जाल में रोमन 20,000 से ज्यादा सैनिक खो देते हैं। हैनिबल अपनी खास शैली का प्रदर्शन करता है। वो दुश्मन की अपनी आक्रामकता को ही वो हथियार बनने देता है जो उन्हें तबाह कर दे। ईसा पूर्व 217 के वसंत में हैनिबल अर्नो के दलदलों के माध्यम से दक्षिण की ओर बढ़ता है। रास्ता पार करते समय संक्रमण के कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली जाती है। ट्रॉसिमिन झील के पास वो अपनी पूरी सेना को किनारे वाली सड़क के ऊपर पहाड़ियों में छिपा देता है।
जब रोमन कॉन्सल फ्लेमिनियस अपने 25,000 सैनिकों के साथ झील के किनारे मार्च करता है तो हैनिबल सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा घात लगाता है। कोहरा छटते ही हर दिशा से हमला करते कार्थिजियन योद्धा दिखाई देते हैं। संकरे किनारे पर रोमन युद्ध की कतारें नहीं बना पाते। अफरा तफरी में लड़ते हुए फ्लेमिनियस मारा जाता है। 3 घंटे से भी कम समय में 15,000 से अधिक रोमन मारे जाते हैं। बचे हुए लोग झील में भागने की कोशिश करते हुए डूब जाते हैं। क्या कोई राष्ट्र 6 महीने में 2 विनाशकारी हार झेलकर लड़ना जारी रख सकता है? रोम फेबियस मैक्सिमस को तानाशाह नियुक्त करता है। वो आमने सामने के युद्ध से बचने और जानबूझकर देरी करने की रणनीति अपनाता है। उसके सैनिक बिना किसी खुले युद्ध में शामिल हुए हैनिबल की सेना का पीछा करते रहते हैं। वे फसलों को जला देते हैं और कार्थिजियों को रास्ते में किसी भी तरह की रसद की आपूर्ति नहीं होने देते। रोमन शुरू में अपमान के रूप में फेबियस को देरी करने वाला कहते हैं, लेकिन उसका ये सतर्क दृष्टिकोण धीरे धीरे कई महीनों तक इटली के विशाल ग्रामीण इलाकों में हैनिबल के संसाधनों को खत्म कर देता है। रोम देरी से अधीर हो जाता है। सीनेट ईसा पूर्व 216 में 2 आक्रामक कौंसल वेरो और पॉलस को चुनती है। वे अब तक की सबसे बड़ी रोमन सेना इकट्ठा करते हैं। लगभग 80,000 पैदल सैनिक और 6,000 घुड़सवार कैने गांव के पास हैनिबल का सामना करने के लिए कूच करते हैं। रोम युद्ध को समाप्त करने के लिए एक निर्णायक लड़ाई चाहता है। हैनिबल उन्हें वह मौका देने के लिए उत्सुक है। ईसा पूर्व 216 के 2 अगस्त को दोनों सेनाएं कैने के सपाट मैदानों पर एक दूसरे के सामने होती हैं। हैनिबल अपने सबसे कमजोर सैनिकों को अपनी कतार के केंद्र में रखता है। वो अपने सबसे मजबूत अफ्रीकी पैदल सैनिकों को दोनों सिरों पर तैनात करता है। रोमन सेनाएं पूरी ताकत के साथ सीधे केंद्र पर हमला करती हैं। कार्थेजियन केंद्र भारी दबाव में पीछे की ओर झुकता है, लेकिन टूटता नहीं है। इसके बाद जो होता है वो सैन्य इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला युद्ध कौशल बना हुआ है। जैसे ही रोमन झुकते हुए केंद्र में गहराई तक घुसते हैं, दोनों सिरों पर तैनात अफ्रीकी टुकड़ियां बंद होते दरवाजों की तरह अंदर की ओर घूम जाती हैं। कार्थेजियन घुड़सवार सेना रोमन घुड़सवारों को हरा देती है और दुश्मन के पीछे से घेरा बना लेती है। पूरी रोमन सेना खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाती है। जाल पूरी तरह और सटीकता से बिछाया जा चुका है। कैने में कत्लेआम पूरी दोपहर चलता है। एक ही दिन में 50,000 से 70,000 रोमन सैनिक मारे जाते हैं। यह प्राचीन युद्ध का सबसे खूनी दिन बन जाता है। कौंसल पॉलस 80 रोमन सीनेटरों के साथ युद्ध के मैदान में मारा जाता है। हैनिबल का यह डबल एनवेलपमेंट यानी दोनों तरफ से घेरने का तरीका सामरिक युद्ध का स्वर्ण मानक बन जाता है। दुनिया भर की सैन्य अकादमियां आज भी इस युद्ध को पढ़ाती हैं। कैने के बाद दक्षिणी इटली में रोम के कई सहयोगी हैनिबल के साथ हो जाते हैं। समृद्ध शहर कपुआ अपने दरवाजे उसके लिए खोल देता है। सिराक्यूज और सार्डिनिया के कुछ हिस्से रोमन नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। रोम पूरी तरह विनाश की कगार पर खड़ा है। हैनिबल सीधे रोम पर ही चढ़ाई क्यों नहीं करता? यह सवाल 2000 से अधिक वर्षों से सैन्य इतिहासकारों को परेशान कर रहा है। हैनिबल के पास रोम की विशाल दीवारों पर हमला करने के लिए घेराबंदी के उपकरण नहीं है। उसकी सेना हालांकि खुले युद्ध में शानदार है, लेकिन किलाबंद शहरों को आसानी से नहीं तोड़ सकती। उसे उम्मीद है कि इतनी विनाशकारी हार के बाद रोम शांति की बात करेगा, लेकिन रोम आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। रोमन सेनेट शांति शब्द के उच्चारण तक पर प्रतिबंध लगा देती है। वे किसी भी तरह की बातचीत के बजाय पूर्ण युद्ध चुनते हैं। रोमन दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पूरी रणनीति बदल देता है। जनरल अब खुले मैदान में हैनिबल के खिलाफ सीधे युद्ध से बचने के फेबियन दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इसके बजाय वे उसके सहयोगियों पर हमला करते हैं और विद्रोही शहरों को एक एक करके वापस जीत लेते हैं। रोमन सेनाएं स्पेन में कार्थिजन सेनाओं को हरा देती हैं, जिससे हैनिबल की कुमक और रसद लाइनें कट जाती हैं। युद्ध इटली से हटकर भूमध्य सागरीय दुनिया के कई मोर्चों पर फैल जाता है। ईसा पूर्व 207 में हैनिबल का भाई हस्द्रुबल एक सहायक सेना के साथ आल्पस पार करता है। उसके पास एक संदेश है जिसमें दक्षिणी इटली में हैनिबल के साथ जुड़ने की उसकी योजना का खुलासा है। रोमन जासूस उस संदेश को पकड़ लेते हैं। काउंसिल नीरो गुप्त रूप से उत्तर की ओर कूच करता है और मेटाओरस नदी पर हस्द्रुबल की सेना को नष्ट कर देता है। रोमन सूचना देने के लिए हस्द्रुबल का कटा हुआ सर हैनिबल के शिविर में फेंक देते हैं। पब्लियस कॉर्नेलियस सिपियो नाम का एक युवा रोमन जनरल हैनिबल की रणनीति का जुनून के साथ अध्ययन करता है।
वो हैनिबल की ही गति, आश्चर्य और धोखे के तरीकों का उपयोग करके कार्थीजियन स्पेन को जीत लेता है। ईसा पूर्व 204 में सिपियो सीधे उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण करता है, जिससे सीधे कार्थेज को खतरा पैदा हो जाता है। विदेशी धरती पर 15 वर्षों के अपराजित अभियान के बाद कार्थेजियन सीनेट हताशा में हैनिबल को इटली से वापस बुला लेती है। हैनिबल अक्टूबर ईसा पूर्व 202 में जामा की लड़ाई में सिपियो का सामना करने के लिए अफ्रीका लौटता है। पहली बार हैनिबल का सामना एक ऐसे कमांडर से होता है जो वास्तव में उसके तरीकों को समझता है। सिपियो अपनी कतारों के बीच रास्ते बनाकर कार्थेजियन युद्ध हाथियों को बेअसर कर देता है। न्यूमेडियन सहयोगियों द्वारा मजबूत की गई रोमन घुड़सवार सेना कार्थेजियन सेना को घेर लेती है। दूसरों को घेरने का उस्ताद आज खुद घिर चुका था। जामा की हार ने दूसरे प्यूनिक युद्ध को समाप्त कर दिया और कार्थेज की शक्ति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। कार्थेज भारी जुर्माना भरता है और अपना नौसेना, बेड़ा और विदेशी क्षेत्र सौंप देता है। हैनिबल कई वर्षों तक कार्थेज में एक राजनीतिक नेता के रूप में कार्य करता है। इसके पहले कि रोम का दबाव उसे स्थायी निर्वासन के लिए मजबूर कर दे, वह पूर्वी भूमध्य सागरीय राजाओं के दरबारों में भटकता रहता है और रोम का विरोध करने वाले किसी भी शासक को अपनी सैन्य विशेषज्ञता प्रदान करता है। ईसा पूर्व 183 में वह उन रोमन एजेंटों को आत्मसमर्पण करने के बजाय जहर खा लेता है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हैनिबल बारका ने लगभग 2 दशकों तक प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ा। वह इतालवी धरती पर एक भी बड़ी लड़ाई नहीं हारा। कैन्ने में उसके दोनों तरफ से घेरने के कौशल ने सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। रोम उसकी प्रतिभा की बराबरी करके नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में हार स्वीकार करने से इनकार करके जीवित रहा। कार्थेज की चमक और रोमन सहन शक्ति के बीच इस टकराव ने पश्चिमी सभ्यता के पूरे पाठ्यक्रम को एक नया रूप दे दिया।